Recording in progress. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस किए थे, नोड, ब्रांच और लूप। हम इन तीनों के बीच में एक रिलेशन को भी डिस्कस किए थे। रिलेशन क्या होता है? B इक्वल्स टू L N माइनस 1। ठीक है, B इक्वल्स टू L प्लस N माइनस 1, वेयर V स्टैंड फॉर ब्रांच, L स्टैंड फॉर लूप एंड N स्टैंड फॉर नोड। ठीक है, इस चीज को ये प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हम B इक्वल्स टू L प्लस N माइनस 1 से हम ब्रांच की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि लूप और नोड दिया हुआ तो हम ब्रांच फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ब्रांच एंड नोड दिया हुआ है तो हम लूप को फाइंड आउट कर सकते हैं L इक्वल्स टू B माइनस N प्लस 1 से, या फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं लूप और ब्रांच दिया हुआ है तो नोड को फाइंड कर सकते हैं B माइनस L प्लस 1। तो इस तरह से इन तीनों फॉर्मूले से हम आसानी से कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, तो देखिए हमने तीनों चीजों को, जैसे कि नोड, ब्रांच, लूप, इन चीजों को हम फाइंड कर सकते हैं। नोड मैंने आपको बताया था कि जब दो से अधिक ब्रांचेस आपस में मिलते हैं या दो से अधिक एलिमेंट्स किसी पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम नोड या जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम नोड या जंक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से ब्रांच क्या होता है? ब्रांच क्या होता है कि जहां पर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। या किन्हीं दो जंक्शन के बीच के या किन्हीं दो नोड के बीच का जो एलिमेंट होता है बेटा, उसको हम ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लूप की बात करते हैं। तो लूप एक ऐसा सर्किट होता है जो कि क्लोज पाथ होता है, जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। इसके बाद में हमने जो चौथी चीज डिस्कस किया था वो है मेश। ठीक है, तो मेश क्या होता है? मेश ऐसा एक सर्किट क्लोज पाथ होता है जिसमें दो या एक से अधिक जो लूप होते हैं, या दो से अधिक जहां पर लूप्स होते हैं, उसको हम मेश बोलते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मेश में एक या एक से अधिक लूप्स हो सकते हैं, जबकि लूप में एक से अधिक मैश नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूले को आप याद रख लेंगे। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्रांच की वैल्यू फाइंड कीजिए जब लूप और नोड की वैल्यू दी हुई हो, या फिर लूप की वैल्यू फाइंड कीजिए जब ब्रांच और नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ नोड्स दिए हों। तो इस तरह से आप सारी चीजों को, तीनों क्वांटिटी को, तीनों जो वैल्यूज हैं, जैसे कि ब्रांच है, लूप है और नोड्स है, इनके आप नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं कि कितने ब्रांचेस होंगी किसी सर्किट में जिसका लूप और नोड गिवन हो, या फिर कितने लूप होंगे जिनकी ब्रांचेस और नोड गिवन हो, या फिर कितने नोड्स होंगे जिनकी ब्रांच और लूप गिवन हो। तो इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे दूंगा कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का। तो एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन होता है ये तीन टाइप का होता है, या मोस्टली हम जो पढ़ते हैं यहाँ पर ये दो टाइप से पढ़ते हैं, और एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। तो पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। जो दूसरा टाइप होता है इसका, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और जो तीसरा टाइप होता है वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन को लिया जाता है। इन दोनों कॉम्बिनेशन के आधार पे हमको वैल्यू को फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन भी बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीरीज कनेक्शन बोला जाए या सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाए या सीरीज सीक्वेंस बोला जाए, वो सेम चीज होती है। ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि किसको बोलेंगे बेटा?
सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जिसमें सारे रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, हम इस प्रकार से रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इसमें हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं R1, R2 एंड R3। इसमें जो करंट फ्लो होगी वो आई करंट फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से जाएगी और यहाँ से आपको बाहर मिल जाएगी आपकी आई करंट। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ईच रेजिस्टेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस V1 हो जाएगा, और R2 के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 हो जाएगा, और R3 के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। देखिए, इसका आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप डेफिनेशन इसको आसानी से लिख सकते हैं। डेफिनेशन आप कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, इसका डेफिनेशन आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, कि इसका डेफिनेशन है कि इसमें और अंतिम अंतिम रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे और पहले रेजिस्टेंस के पहले सिरे के बीच में हम एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें क्या चीजें होती हैं, जो कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं उनको आप ध्यान ध्यान दीजिएगा कि इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला कीवर्ड ये होता है बेटा, इसका सबसे पहला कीवर्ड ये होता है कि इसमें जो करंट होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा सभी रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होती है। ठीक है, इसमें करंट का डिवीजन नहीं होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑलवेज करंट इक्वल होती है सभी प्रतिरोध के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो करंट होगी सभी के लिए सेम होगी। तो करंट क्या होती है? करंट सेम होती है। करंट क्या होती है? सेम होती है सभी रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात करें? वोल्टेज की बात करें बेटा, तो वोल्टेज क्या होता है कि अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। ठीक है, हमेशा सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग के अक्रॉस अलग अलग होता है, और टोटल वोल्टेज जो होता है वो हमारे V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल वोल्टेज सोर्स के इक्वल होता है। ये हमारा वोल्टेज सोर्स था, ये वोल्टेज सोर्स है आपका। ठीक है, तो इसके इक्वल टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा। जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज होगा V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपका टोटल वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, आपने ये चीज भी पढ़ा होगा। इसके बाद में हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? V इक्वल्स टू होता है I इंटू R। ठीक है, ये हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो R क्या होता है? यहाँ पर R जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम V1 की बात करें तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा I, करंट तो सभी के लिए सेम है, तो I इंटू R1, मतलब इसके लिए आप V1 की बात कर रहे हैं, फिर V2 इसकी बात कर रहे हैं, तो V2 हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपका I इंटू R2, मतलब कि V2 किसके क्रॉस में वोल्टेज है? R2 के। इसी के बाद हम V3 की बात करेंगे तो V3 हो जाएगा I इंटू R3, क्योंकि V3 किसके क्रॉस में है? आपके R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस में है। तो इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी हो जाएगी V3 इक्वल्स टू R3। ठीक है, इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम आगे क्या डिस्कस करेंगे बेटा, कि देखिए अब हमने इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन हम एक में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन एक में जब पुट करेंगे तो हमको V इक्वल्स टू वैल्यू मिल जाएगी, V इक्वल्स टू वैल्यू मिल जाएगी IR1 प्लस V2 की जगह में आप लिख दीजिए IR2, V3 की जगह में लिख दीजिए IR3। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ से मिल जाएगा V इक्वल्स टू, देखिए यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, तीनों में सेम है, तो कॉमन ले लीजिए I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस
तरह से आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी और ये क्रॉस नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से R1 प्लस R2 प्लस R3। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बी बाई आई, यहाँ से हम जानते हैं कि जो R इक्वल्स टू होता है बी बाई आई होता है। और तो यहाँ से हम बी बाई आई की जगह में R लिख सकते हैं। R इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यदि और भी ज्यादा हमारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो हम R इक्वल्स लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, मतलब जितने भी आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या इसको प्लस RN लिख सकते हैं, नंबर ऑफ N रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। यदि बोले कि ये क्या बोलेंगे, इसको टोटल RT बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कई बार आप R इक्विवेलेंट लिखते हैं या फिर RT लिखते हैं, तो ये दोनों चीज सेम है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाए तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, समतुल्य प्रतिरोध की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए कि n नंबर ऑफ प्रतिरोध, देखो कोई प्रतिरोध है R ओम की प्रतिरोध, n प्रतिरोध लगे हुए हैं, मतलब सभी की वैल्यू R है और कितने हैं n है, मतलब कि n मतलब कि जितने हो सकते हैं 10 20 30 40 जो भी है। तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल्स टू लिख सकते हैं n इंटू R, मतलब जब प्रतिरोध सभी की वैल्यू समान हो और 10 लगे हैं 15 लगे हैं 16 लगे हैं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप आंसर को निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस की यूनिट सभी लोग जानते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। किसी को यहाँ पर डाउट है तो बेटा बता दीजिए, नहीं फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे। चलिए इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो आपका सेकंड टाइप है, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम सेकंड टाइप में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप, सेकंड जो इसका टाइप है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इनकी आप डेफिनेशन आप बेटा याद रखना, जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप इसको करके, और मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ूँ। तो ये इसलिए चीजें बताई जा रही है कि ये सर्किट में इनका बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। क्योंकि हमें जो भी सर्किट सॉल्व करना है तो हमें जब प्रतिरोधों की वैल्यू निकालती आएगी बेटा, तभी हम सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सर्किट को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आप पढ़ चुके हो, मुझे पता है, थोड़ा सा और एक बार समझ लीजिए। इसके बाद में हम आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे मैं प्रॉब्लम्स आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी बैटरी लगा सकते हैं, जैसे पहले मैं लगाता हूँ वैसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया, ये 3 प्रतिरोध हैं, इसमें से मान लीजिए कि करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये I करंट फ्लो हो रही है। इसमें क्या होता है, ये हम इसको पॉइंट A दे दिए हैं और इसको पॉइंट हमने B दे दिया है, ठीक है। ये पॉइंट A है और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ये B पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 कनेक्टेड हैं, इसमें और भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप कनेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगी, हमेशा पैरेलल सर्किट में जो करंट होती है वो उसका डिवीजन हो जाता है, उसका क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1, यहाँ पर आपका हो जाएगा I2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा I3 करंट, ठीक है। तो देखिए, और हमेशा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ये सेम होता है इन पैरेलल सर्किट। वोल्टेज ड्रॉप सभी के अक्रॉस में सेम होने वाला होता है जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप ईच रेजिस्टेंस इज सेम, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो करंट होता है वो अलग अलग होती है, ठीक है। देखो इसका आपको डेफिनेशन क्या लिखना है, तो डेफिनेशन इसकी ये होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इसके डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस
अलग अलग रेजिस्टेंस के एक सिरे को R1, R2, R3 के एक सिरे को एक बिंदु ए पर तथा इन सभी रेजिस्टेंस के दूसरे सिरों को बिंदु बी पर कनेक्ट कर देते हैं और बिंदु ए और बिंदु बी के अक्रॉस में क्या जोड़ दिया जाता है, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया जाता है, एक बैटरी जोड़ दी जाती है, जैसे कि आप डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसमें सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं और इनके क्रॉस में एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस, प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस में सेम रहता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ईच रेजिस्टेंस इज सेम V एंड करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। करंट लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट कितना यहाँ से निकल रही थी, I निकल रही थी, तो ये तीन भागों में हमारी करंट डिवाइड हो गई, तो टोटल इनकमिंग करंट I है और आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक है, और यहाँ से आने वाली फिर से तीनों आपस में ऐड हो जाएगी और ऐड हो जाएगी तो I आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। इनकमिंग करंट I है और बाहर निकल गई, मतलब यही I करंट तीन भागों में बट गई है, तीन भागों में बट गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे बेटा यहाँ पर अब हम इसको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है आपका, होता है V इक्वल्स टू I इंटू R। तो आप ये लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V बाई R, ये फॉर्मूला यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो I1 की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V सेम है लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है। इसी तरह से I2 की वैल्यू लिख सकते हैं V डिवाइड बाई R2। इसी तरह से आप I3 की वैल्यू लिख सकते हैं V डिवाइड बाई R3। ठीक है, तो तीनों के लिए हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर वन में हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए पुट कर दीजिए बेटा। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R3। तो यहाँ से आप I की वैल्यू हो गई, यहाँ V सभी में कॉमन है, तो बेटा इसको आप क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, V को V कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से देखो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो I अपॉन V इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसे कि हम जानते हैं बेटा सभी लोग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं बेटा कि क्या होता है सभी लोग जानते हैं, V अपॉन I बराबर क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो इसका आप रेसिप्रोकल करोगे, इसका उल्टा करोगे, I अपॉन B करोगे। देखो V अपॉन I बराबर R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो आप इसका उल्टा करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी उल्टा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। देखो ये आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका ये वैल्यू होती है और इसका जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो I बाई V इक्वल्स टू 1 बाई R हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, ये वैल्यू को आप पुट कर दीजिए I बाई बी प्लस टू 1 बाई R, तो यहाँ से आप 1 बाई R पुट करोगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आपको यहाँ से ये प्रतिरोध का फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओम। यदि आपके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, ये टोटल प्रतिरोध है, यदि आपका जो रेजिस्टेंस है n नंबर के प्रतिरोध है तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 बाई RN। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला से आप जितने भी प्रतिरोध आपके कनेक्टेड हो वहां से आप इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। देखो एक चीज मैं और शॉर्ट में बता दूं, यदि सभी प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्टेड हैं और सभी की वैल्यू सेम है, जब सभी प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्टेड हैं और सभी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं टोटल, मतलब आपको सीधे टोटल निकालना है पैरेलल सर्किट में
पैरेलल सर्किट में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस बाई एन, मतलब जितने भी प्रतिरोध हों उसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। मतलब कि इन शॉर्ट बोल रहा हूँ कि 5 प्रतिरोध हैं बेटा, और सभी की वैल्यू 5-5 ओम है, तो 5/5 कर दोगे तो 1 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आप कर सकते हैं जब सभी की वैल्यू सेम हो। ठीक है, सभी की वैल्यू सेम हो। ठीक है, और उसमें जैसे कि 5-5 ओम की 20 है तो 5/20 कर दीजिए, 5-5 ओम की 2 है तो 5/2 कर दीजिए। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं और भी शॉर्ट में बता देता हूं आपको, पैरेलल सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, यदि मात्र दो प्रतिरोध आपस में किसमें कनेक्टेड हैं, दो प्रतिरोध आपस में सीरीज में कनेक्टेड, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उस केस में आपको हो जाएगा R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस मतलब R1 प्लस R2। तो इस फॉर्मूले से भी आप वैल्यू को, जब दो प्रतिरोध आपस में कनेक्टेड हो तो आप इस यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ से सारे जो भी आपको यहाँ पर चीजें बताई गई हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी कि किस तरह से हम कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा है कि सारे प्रतिरोध को आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सारे प्रतिरोध आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उस केस में हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा सभी ब्रांच में अलग अलग। करंट की वैल्यू सेम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सभी में डिवाइड हो गई है, तो कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोध के लिए करंट अलग अलग मिलती है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप पैरेलल सर्किट में समान होता है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर कनेक्ट करते हैं, और इन पहले और दूसरे बिंदु को जहां पर कनेक्ट किया जाता है इनके क्रॉस में जब हम वोल्टेज सप्लाई दे देते हैं, तो इस प्रकार का बना कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। ठीक है, और इस प्रकार से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए कुछ हम इनके प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं। ठीक है, हम इनके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए एक प्रतिरोध ये है, ये कुछ इस प्रकार से आपका प्रतिरोध कनेक्टेड है। ये ए है और ये बी सिरा है, इसका मान लीजिए ये 10 ओम है, ये 5 ओम है और ये 15 ओम है। तो आपको बताना है आर ए बी क्या होगा। ठीक है, आर ए बी आपको बताना है कि टोटल आर ए बी का मतलब होता है बेटा कि आर इसके और इसके बीच में टोटल प्रतिरोध कितना मिलेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, फटाफट इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। ठीक है, सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आप इसका आंसर दीजिए फटाफट।
जल्दी मुझे इनका सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे फटाफट दीजिए। किसी ने दिया बेटा आंसर? अभी तक किसी का नहीं आया है। पहले क्वेश्चन का आंसर कोई देगा? आवाज मेरी आ रही है सभी को क्लियर? बताइए जल्दी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, चलो इस मीटिंग का समय भी एंड होने वाला, मैं इनका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, देखो जिसको बन गया है बहुत बढ़िया बात है, आप लोग मैसेज कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, हाँ यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, तो इस रेजिस्टेंस की कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, आर ए बी क्या हो जाएगा आपको 10 + 5 15 ओम आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपको 15 ओम मिल जाएगा। देखो जब शॉर्ट सर्किट हो तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता है, हमेशा करंट एक इजी पाथ से फ्लो होने की कोशिश करता है। तो ये करंट यहाँ से निकल के यहाँ से यहाँ चला जाएगा। 10 और 5 15 ओम आपका इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, आर ए बी क्या है। आर ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, ये तीनों प्रतिरोध एक्चुअल में बात की जाए तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो ये यहाँ से शॉर्ट है और ये यहाँ से शॉर्ट है, आपस में ये तीनों प्रतिरोध जो बात मैं करूं तो ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, जिनकी वैल्यू क्या है, जिनकी वैल्यू 3-3 ओम है, जिनकी वैल्यू 3-3 ओम है। तो आर 1/RAB हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो जब 1/RAB आप करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3। तो यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे तो 1 + 1 + 1 तो 3/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये यहाँ से सारे रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। टोटल जो आर ए बी का आंसर हो जाएगा, आर ए बी हो जाएगा 10 ओम, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम बस को ही फेस करना पड़ेगा करंट को, करंट सिर्फ 10 ओम को फेस करेगा और फिर यहाँ से जाके बाईपास हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये शॉर्ट सर्किटेड है। ऐसे रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट नहीं करना, करंट यहाँ से आएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं करना होता है। इसके बाद में यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से शॉर्ट सर्किट है, यहाँ चला जाएगा, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। तो आर ए बी हो जाएगा आपको 5 ओम। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, जहां भी शॉर्ट सर्किट होता है वहां हम उस शॉर्ट सर्किटेड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम जो भी करंट को फेस करना होता है रेजिस्टेंस, मात्र उसकी वैल्यू बस हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद में सभी लोग सेकेंड मीटिंग ज्वाइन करेंगे।